चलिए टारगेट कॉस्टिंग का एक फुल फ्लेज एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। एसीसी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। आज देखते हैं। फिर इसके दो पार्ट्स है, एक पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, एक पार्ट प्रैक्टिकल है, ठीक है। दोनों पार्ट्स हम देखते हैं। ये कह रहा है एडवर्ड कंपनी असेंबल्स एंड सेल्स मेनी टाइप्स ऑफ रेडियो, ठीक है। हम रेडियोस बनाते हैं सर, ठीक है। इट इज कंसीडरिंग एक्सटेंडिंग इट्स प्रोडक्ट रेंज बाय इंक्लूडिंग डिजिटल रेडियो। सर डिजिटल रेडियो हमारा एक नया प्रोडक्ट है जिसको हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर These radios will produce a better sound quality than traditional radios and have a large number of potential additional features that are not possible with the previous technologies. जैसे कि स्टेशन स्कैनिंग है, चॉइस होगी सर आपके पास, वन टच ट्यूनिंग होगा, स्टेशन आइडेंटिफिकेशन टेक्स्ट एंड सॉन्ग आइडेंटिफिकेशन etc. रेडियो बनाने में कमाल का नया जबरदस्त किस्म का रेडियो अभी बनाया नहीं ना, बनाएंगे भी, ठीक है। रेडियो इज प्रोड्यूस्ड बाय असेंबली वर्कर्स, ठीक है। Assembling variety of components, बहुत सारे components हम ऐड करते हैं। Production overheads are currently absorbed into products on an assembly R basis, ठीक है। मतलब हमारा मजदूर क्या करता है, बहुत सारे components उठाता है, मर्ज करता है, रेडियो बनाता है। मजदूर को तो तनख्वाह देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जितने घंटे वो काम करता है ओवरहेड्स में एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। एडवर्ड कंपनी इज कंसीडरिंग टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच, ठीक है जी, फॉर इट्स न्यू डिजिटल रेडियो प्रोडक्ट। जो रेडियो बनाने जा रहे हैं हम सर सोचना चाह रहे हैं कि उसका टारगेट वॉल्यूम हमारे ज़हन में हो, टारगेट सेलिंग प्राइस रखें, टारगेट प्रॉफिट रखें, फिर कॉस्ट निकालें, फिर उस पर एस्टिमेटेड कॉस्ट कंपेयर करें, यानी एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट से फिर देखिए कॉस्ट गैप कितना है, फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। ये हमारा सर प्रोसीजर होगा। उससे सबसे पहले का डिस्क्राइब टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस। अब ये याद रखना, जब भी वो प्रोसेस मांगेगा आप टारगेट कॉस्टिंग का प्रोसेस कौन से वाला लिखोगे, आप टारगेट कॉस्टिंग का प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों ये वाला लिखोगे, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर वाला लिखो, नीचे वाला लिखो, एक ही बात है। टारगेट कॉस्टिंग का प्रोसेस है जो उसने मांगा है, ठीक है जी। दोबारा लिखूंगा नहीं, उसने आपको बता दिया ऊपर। दूसरी चीज, explain the benefits of adopting target costing approach at such an early stage in the production। अब बताएं एडवांटेजेस तो हमने आगे जाके देखने 5 एडवांटेजेस, लेकिन ये जनरल एडवांटेज की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है मुझे वो स्पेसिफिक एडवांटेज बताओ जो आपको अभी अभी मिलेगा, मतलब अभी अभी इस अर्ली स्टेज पे ऑप्ट करने से मिलेगा, जल्दी ऑप्ट करने से मिलेगा। सीधी सी बात है सर, नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स के ऊपर ना हमारा टाइम जाएगा, ना हमारे रिसोर्सेज जाएंगे, हम सिर्फ वैल्यू एडेड फीचर्स पे काम करेंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अर्ली स्टेज के ऊपर जाएगा इसको टारगेट कॉस्टिंग को लेकर। जब आप प्रोडक्ट डिजाइन बना लेते हो और प्रोडक्शन शुरू करते हो तो फिर आपके पास नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स पे भी काम हो रहा है, उसमें खर्चे होते हैं, वैल्यू एडेड फीचर्स भी होते हैं, तो सर फिर आप कॉस्ट को इतने इफेक्टिवली रिड्यूस नहीं कर पाते जितना इफेक्टिवली आपको डिजाइन स्टेज के ऊपर पता होता है कि टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करूंगा, तो सर फिर आप वैल्यू एनालिसिस करते हैं। वैल्यू एनालिसिस से आपको पता चलता है कि नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स कौन से, वैल्यू एडेड फीचर्स कौन से। तो अर्ली स्टेज पे डिजाइन स्टेज पे टारगेट कॉस्टिंग को ऑप्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सर, आप वैल्यू एनालिसिस करते हो, यू गेट टू नो कि आपके पास जो वैल्यूएबल फीचर्स है वो कितने हैं, जो नॉन वैल्यूएबल फीचर्स है वो कितने हैं, नॉन वैल्यूएबल फीचर्स को एलिमिनेट करते हो, वैल्यूएबल फीचर्स को और पॉलिश करते हो ताकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जान आ सके। तो एडवांटेज फॉर एडॉप्शन एट अर्ली स्टेज वुड बी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वैल्यूएबल फीचर्स दैट शुड बी एलिमिनेटेड एंड आइडेंटिफाइंग वैल्यूएबल फीचर्स व्हिच कैन बी फर्दर पॉलिश्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी चीज से पूछा कि अज्यूम करो कॉस्ट गैप आइडेंटिफाई हुआ है, पता है कॉस्ट गैप को कम करने के लिए क्या करोगे, ठीक है जी, क्या मेजर्स लोगे। अब सर मेजर्स हमें पता है कि हमने थोड़ी पहले पढ़े सर मेजर्स, सर ये सारे मेजर्स हैं जो आपने देखे, ठीक है जी, कि मटेरियल वैल्यूएड फीचर्स, नॉन वैल्यूएड फीचर्स, हमने मटेरियल में देखा, बल्क परचेज, वेस्टेज एलिमिनेशन, अल्टरनेटिव को सर्च करना, लेबर कॉस्टिंग के बारे में डिटेल में देखा कि ट्रेन करें लेबर को, लर्निंग करके इफेक्टिवनेस जो है वो आपकी कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी मेजर्स लें, उनको सर इंसेंटिव्स दें, बोनसेस दें, टारगेट्स दें ताकि वो सर जो है वो काम अच्छे तरीके से कर सके, शेड्यूलिंग सही करें, फजूल में लेबर को ना बिठाएं, मंगवा लिया आपने लेबर बुला के बिठा दिया, काम नहीं उसके बाद, ये ना कॉस्ट बढ़ेगी। सर लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोई बिजनेस जो है वो उनको डेलीगेट करें, परसेंटेज में पे करें सर, सेल्स कमीशन फिक्स अमाउंट पे ना करें, ठीक है, क्योंकि आपकी सेल्स गिरेगी तो आपका कमीशन कॉस्ट भी गिरना चाहिए। फिर और सर एफिशिएंट सेल्स टीम लेकर जिनको टारगेट बेस्ड आप काम दे और वो टारगेट अचीव करें और आपका फायदा हो, ठीक है, आपकी कॉस्ट कम हो जाए, डन। और आपका जो है वो सेल्स का टारगेट अचीव हो, कॉस्ट भी कम हो, एक फिक्स सैलरी के अंदर ज्यादा यूनिट्स बेच आएगा तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। फिर सर हमने ये दो चीजें देख ली, तीनों चीजें देख ली। अब हम जा रहे हैं सर इसके नीचे एक मुकम्मल सर टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जी सर हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट बी के अंदर आपने कॉस्ट गैप आइडेंटिफाई करना है। सर ये कह रहे हैं जनाब सेलिंग प्राइस ऑफ $44 हैज बीन सेट in order to compete with a similar radio on the market that has comparable features of the AdWords intended product। सर मेरी तरह का रेडियो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, मैं $44 में $44 में एक रेडियो बेचूंगा, इससे ज्यादा रेट में बेच नहीं सकता, ज्यादा रेट में बेचूंगा तो मेरा कंपटीटर से मुझे मार्केट लेने नहीं देगा, मुझे मार्केट शेयर मिलेगी, तो मुझे 44 में बेचना है, ठीक है। फिर बोर्ड एग्रीड दैट एन एक्सेप्टेबल मार्जिन आफ्टर अलाउइंग ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी 20%। सर ये कहते हैं हमारे पास मार्जिन कम से कम 20% बनना चाहिए और प्रोडक्शन कॉस्ट में कवर करनी, ठीक है, ठीक है जी। तो हमारे पास पहली चीज तो आ गई जी, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी सर $44 की, ठीक है जी। हमारा टारगेट प्रॉफिट 20% होगा सर, 8.8 बनता है। और सर हमारे पास टारगेट कॉस्ट कितनी है, हमारी जो टारगेट कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 44 माइनस 8.8, ये बनना है मेरे बच्चों 35.2, ठीक है। 35.2 में आपने रेडियो मैनेज करना है किसी तरीके से। फिर अब आज कॉस्ट के ऊपर एक एक चीज की कॉस्ट उठाते हैं और कैलकुलेट करते जाते हैं। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द न्यू रेडियो इज एज अंडर। पहली कॉस्ट कंपोनेंट 1 एक रॉ मटेरियल है, ये आएगा जी ₹4.10 का एक यूनिट, एक यूनिट आएगा ₹4.10 का, ठीक है जी। और हम ये खरीदेंगे 4000 के बैचेस में, यानी 4000 की बोरी होगी जिसमें 4000 सर्किट्स होंगे, ठीक है। और इसकी डिलीवरी कॉस्ट आएगी ₹2400 की पर बैच। एक सर्किट है ₹4.10 का, सर मैं 4000 सर्किट्स की बोरी खरीदनी है और पूरी बोरी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 2400, इसका मतलब $2400 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 4000 सर्किट्स की। तो सर मैं अगर 4000 सर्किट्स को डिवाइड कर दूं, सॉरी ₹2400 की कॉस्ट को 4000 सर्किट से डिवाइड कर दूं तो शायद $11.6 आ रहा है। तो सर हम पहला कंपोनेंट ले रहे हैं, सर मेरे पास कंपोनेंट 1 रॉ मटेरियल है, ये जी ₹4.10 का, इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ₹2400 की कॉस्ट है, 4000 यूनिट्स है, ये है मेरे पास सर 60 पैसा की पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डन। सर्किट आ गया, चलो जी। फिर दूसरा कंपोनेंट वो कह रहा है जी इन एन आइडियल सिचुएशन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब होता है मीटर का 100वां हिस्सा, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर में 4, ठीक है। 25 सेंटीमीटर वायर में चाहिए होगा, हाउएवर कुछ वेस्टेज होगी, ठीक है जी, फॉर वायर जो कि सर टू रॉन्ग मतलब हम जो है वायर गलत लेंथ पे काट देते हैं तो कुछ वेस्टेज जाएंगे, ठीक है जी। और वेस्टेज होगा कितना 2%, ठीक है जी। 25 सेंटीमीटर की तार है, 2% एवरेज वेस्टेज है सर, 1 मीटर 50 पैसे का, 1 मीटर कैसे निकालें सर, और से देखिए सर पहले तो वायर निकालने कितना चाहिए आपको, वायर में चाहिए 25 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दूं 25 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाय 98%, क्यों 2% का लॉस है तो मैं इसको डिवाइड बाय 0.98 कर देता हूं, तो ये मेरे पास आता है मेरे प्यारे बच्चों 0.2551, इतने सेंटीमीटर में चाहिए, 0.2551 इतना सेंटीमीटर तार चाहिए और 1 मीटर तार है 50 पैसे की, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0.5 से, तो ये आता है मेरे बच्चों मेरे पास
12755 ऐसा 0.12755 ऐसा। अब बता सर मेरे पास ये वायर आ गई, किस तरह आई 25 सेंटीमीटर, थोड़ा सा हमने टुकड़े को एडिशन कर दिया लॉस के लिए इंकॉर्पोरेट करने के लिए, फिर 1 मीटर 50 पैसे का। तो वैसे ही आप हिसाब लगाओ 1 मीटर 50 पैसे का 4 से डिवाइड कर दो तो 0.125 25 सेंटीमीटर की कॉस्ट बनती है। इसी को अगर मैं 0.98 से डिवाइड कर दूं तब भी मेरे पास यही कॉस्ट आएगी। यानी आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 मीटर में 4 रेडियो बन जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि 0.25 आ रहा है ऐसा। सर 0.125 ये कॉस्ट आ जाएगी सर हमारे पास, ये कॉस्ट आ जाएगी एक रेडियो बनाने की। इसी को आप 0.98 से डिवाइड कर दें तो आपके पास यही आ जाएगा सर, ओके 0.12755 ये वायर की कॉस्ट आ गई। वायर के बाद सर कंपोनेंट वायर था तीसरा, सीधा सीधा अदर मटेरियल 8 रुपये 10 पैसे, ये डाल दें सर। फिर जी मेरे पास सर चौथी चीज आती है जनाब, लेबर। वो कह रहे हैं जनाब दीज आर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड पीपल हु आर डिफिकल्ट टू हायर या रिक्रूट एंड रिटेन। सर ये बहुत जबरदस्त किस्म के लोग हैं, मुश्किल से हाथ आते हैं, हाथ आ जाए तो इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, भागते रहते हैं दूसरी नौकरियों, ठीक है। एडवर्ट हैज मोर स्टाफ देन दिस टाइप ऑफ लेबर दैट इज नीडेड बट इट्स प्रिपेयर्ड टू कैरी दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट इन रिटर्न फॉर सिक्योरिटी इट गिव्स द बिजनेस। वो कह रहे हैं भैया एडवर्ट के पास ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो फाइल बैठे हैं, लेकिन पालना पड़ता है, ये याद रखना डिसीजन मेकिंग टेक्निक नहीं है, ये अकाउंटिंग टेक्निक है। आमतौर पर डिसीजन मेकिंग में अगर एक मजदूर फाइल बैठा हुआ है उसको पैसे दे दो फाइल टाइम के लिए, और अगर आप उससे काम करवाते हो तो कोई कॉस्ट इनकम नहीं होती एडिशनल, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कह रहे टेक्स 30 मिनट्स, 30 मिनट में यूनिट बनता है और 12.5 रुपये पर आवर मजदूर को पे करते हैं, लेकिन हमारा मजदूर 10% हरामखोरी करता है टाइम, ये सर जो टाइम लगाता है 10% हरामखोरी करता है, तो 33 मिनट्स है। 10% का वेस्टेज है, ऐसे कर लूँ सर मेरे पास 30 मिनट्स 90% से डिवाइड कर दूँ उसको, ताकि मुझे ये पता चल जाए एक रेडियो बनाने में जनरली कितना टाइम लगेगा। ये जी 33.33 मिनट्स, यानी आइडल टाइम मिला के मुझे इतने मिनट लगेंगे एक रेडियो सेट बनाने में, ठीक है जी, इतना टाइम लगेगा। 1 घंटे का क्या रेट है 12.6, 1 घंटे का रेट है 12.6। कैसे मालूम करूँ सर, मेरा तो 33 मिनट लग रहा है 12.6, तो लेबर ऐसे निकालू 12.6 1 घंटे का रेट है डिवाइड बाय 60, 1 मिनट की कॉस्ट आ जाएगी 12.6 डिवाइड बाय 60 और मेरे मिनट्स हैं 33.33, तो 12.6 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 33.33 ये आता है जी 7 रुपए का लेबर, है ना जी। आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम लगेगा आधे टाइम मिलाने के बाद 12.6 पर लेबर कॉस्ट है, हमने से निकाली 7 रुपए की लेबर कॉस्ट आ गई। फिर क्या है भैया 7 रुपए की लेबर कॉस्ट के बाद वो कह रहा है जी पांचवी चीज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और यहां पर आपने लगाना है हाई लो मेथड, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट उसने आपको दी है 2 महीनों की, मंथ 1 और मंथ 2 की। ये नहीं बताया कि वेरिएबल कितना फिक्स कितना, फिर अगर फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं हम असेंबली आर की बेसिस पे, ठीक है जी, और हमारी एनुअल असेंबली आर्स 2,40,000, ये एनुअल है, पूरे साल के घंटे, एक महीने में कितने घंटे होते होंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, सो 12 कर दें, तो इसका मतलब ऑन एवरेज हर महीने 20,000 घंटों का काम बजटेड है कि होता है, चाहे 19 भी हुए 23 भी हुए, लेकिन आमतौर पे 20,000 घंटे हमारे बजटेड आवर्स हैं जो लगते हैं, ठीक है जी। 2 महीनों की सर कॉस्ट दी हुई है, और पिछली वीडियोस में हमने थोड़े टाइम पहले हमने हाइलो मेथड देखा है, तो सर मैं हाइलो मेथड लगा रहा हूं 6,20,000 रुपए की कॉस्ट और 7 लाख की कॉस्ट, तो सर मेरी 7 लाख की कॉस्ट और 6,20 का डिफरेंस मुझे ये बताएगा मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी है इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की, कितनी है एडिशनल कॉस्ट 80,000 रुपए, और 80,000 रुपए मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितने आवर्स सॉरी मेरे पास कितने सर 23,000 और 19,000, तो इसका मतलब सर मेरे पास 4,000 घंटों का काम है, 4,000 एडिशनल घंटे, 4,000 एडिशनल आवर्स पे 4,000 मतलब 80,000 का खर्चा है, 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो इसका मतलब है सर मेरे पास 20 रुपए पर आवर, 20 रुपए पर आवर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, 20 रुपए पर आवर, ठीक है। अब बताएं मुझे कितने मिनट चाहिए सर वेरिएबल ओवरहेड में निकालना चाहूं, मुझे कितने मिनट चाहिए वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सर मेरे पास 20 रुपए पर आवर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 33.33। अब देखिए एक व्यू यहां ये लिया जा सकता है कि जब आइडल आवर्स होते हैं तो सब मशीन नहीं चलती, जो कि सही व्यू है, तो अगर ऐसा है तो हमें इसको 30 मिनट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट मजदूर एक्टिवली काम करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एग्जामिनर ने 33 मिनट्स लिए, ये अज्यूम किया कि जो आइडल आवर्स है उसमें मशीन चली है। मैं ऐसा नहीं समझता, मैं समझता हूं यहां पर 30 मिनट आने चाहिए, 33 आने चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के 33 डालूं ताकि कॉस्ट गैप कुछ क्लियर हो, ठीक है। वैसे यहां 30 आना चाहिए, आइडल आवर्स में मशीन नहीं चलती, ओवरहेड्स इनकम नहीं होते, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 33 मिनट्स की कॉस्ट ये आती है जी मेरे पास 11.11। अच्छा ये तो वेरिएबल हो गया ना, अब जरा फिक्स भी तो निकाल लो सर, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी सर, मेरे पास 23,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट, कैसे जी 23,000 इंटू 20, 23,000 इंटू 20 या तो मेरे पास 4,60,000। अच्छा जी 23,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है सर 7 लाख, बताएं सर मेरे पास 2,40,000 रुपयों की फिक्स कॉस्ट आ रही है। अब बताएं 2,40,000 रुपयों की अगर मेरी फिक्स कॉस्ट है, मेरे पास एवरेज 20,000 घंटों का काम होता है पर महीना, 20,000 घंटों का बजटेड एवरेज टाइम है सर मेरे पास, तो मेरे पास OAR पर यूनिट आता है सर 12, ऐसा या आता है जी 12 रुपए पर आवर, ठीक है जी। अब बताइए मैं फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करने जाऊं तो मैं कहूंगा जी मेरे पास 12 रुपए पर आवर कॉस्ट है, 60 मिनट है 33.3, अगेन मैं यहाँ कहूंगा ओवरहेड से वेरिएबल ओवरहेड से इफेक्टिव आवर्स में होता है, आइडल आवर्स में नहीं होता, यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन सर चूंकि एग्जामिनर ने लिया है और लेना हमारी मजबूरी इसलिए कि कॉस्ट गैप हमारे पास आ जाए कुछ, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 6.66। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ मेरे पास ये जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये जो एक्चुअल कॉस्ट है टोटल कितनी है सर 4.1 प्लस 0.6 प्लस 0.12755 प्लस 8.1 प्लस 11.11 प्लस 7 प्लस 6.667 ऐसा, या आता है मेरे बच्चों 37.69। मुझे पता है मेरा कॉस्ट गैप कितना 37.69 माइनस 35.2, तो ये मेरे पास आ रहा है सर लगभग 2.49, तो सर ये हमारा कॉस्ट गैप है और 2.49 को हमने मैनेज करना है कुछ ना कुछ करके ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो सके कम हो सके, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉस्ट गैप है, इसको हमें किसी तरीके से खत्म करना है, तो कॉस्ट गैप खत्म होगा तो हम टारगेट प्रॉब्लम अचीव कर सकेंगे, ऐसा कर लोगे मेरे बच्चों, उसको देख लोगे पक्का जी, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एक से और आगे बढ़ते हैं।